नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वहीं लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के अंतिम दिन की शुरुआत योगा शिविर से हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में मुख्य सचिव एस संधू और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने योग किया। अकादमी के कालिंदी ग्राउंड में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षणों के द्वारा सभी को योग के विभिन्न आसन कराए गए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अधिकारियों ने योग के आसनों का अभ्यास भी किया। योग क्लास से पहुंचे गुरुवार को मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम धामी का अंदाज खूब छाया। मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में चल रहे चिंतन शिविर में पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अकादमी परिसर के अंदर ही मॉर्निंग वॉक की। इस दौरान वह अकादमी के गेट तक गए और यहां सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात कर उनकी कुशल क्षेम पूछी। वहीं इस दौरान रास्ते में मिले योगों का वह अभिवादन स्वीकार करते हुए इसके बाद मुख्यमंत्री ने अकादमी परिसर में भी राउंड लगाया और यहां स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा के पास पहुंचकर नमन किया। वहीं उत्तराखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ ने विधानसभा सचिवालय में बर्खास्त 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेशों को सही माना है। पूर्व में एकल पीठ के अध्यक्ष इस आदेश पर रोक लगा दी गई थी। इस आदेश को आज खंडपीठ में चुनौती दी गई। खंडपीठ में एकल पीठ के आदेशों को निरस्त कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष के आदेशों को सही ठहराया गया है। आप लोग जैसे जानते हैं कि उच्च न्यायालय ने माननीय हाई कोर्ट ने हमारे जो स्टे था, जो मैंने डिटर्मिनेशन किया था, डिटर्मिनेशन हमने किया था, उस पर जो स्टे लगा था, आज डबल बेंच में हम लोग गए थे और डबल बेंच ने उस स्टे को वेकेट किया है। मैं मानती हूँ ये न्याय की जीत है। मेरा निर्णय विधानसभा के हित में था, वह सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए था। जैसे कि आपको ज्ञात है, मैंने कहा था कि मुझे कितने भी कठोर निर्णय युवाओं के हित में लेने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसी क्रम में हम माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच में गए। वह आशा के अनुरूप माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला लिया और सिंगल बेंच के स्टे ऑर्डर को खारिज कर दिया है। मेरा यह निर्णय किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं था, बल्कि उस प्रक्रिया से है जो न्याय संगत नहीं है। वह संविधान विरुद्ध है। जिस प्रदेश के लाखों युवाओं की समानता का अवसर नहीं मिल पाया। अभी माननीय उच्च न्यायालय के ऑर्डर की प्रति नहीं मिली है, इसलिए अभी ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। वह मामला अभी भी माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। मैं प्रदेश वासियों को भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि विश्वास रखें। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता है। तो ये मैं बात कहना चाहती थी और आप सभी को धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा में सचिवालय में 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी को लेकर हाईकोर्ट ने इसे सही ठहराया है। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है और हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बॉबी सम्मेलन का 7वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहा। इसी दौरान पत्रकारों से वार्ता कर बॉबी ने कहा कि बड़े पैमाने पर हो रहे हैं नगर पंचायत में भ्रष्टाचार खुलासे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। जानकारी के अनुसार इस पूरे प्रकरण को जल्द ही युवा मोर्चा संगठन मुख्यमंत्री से देहरादून जाकर मुलाकात करेंगे और पत्र देकर SIBT जांच भी मांग करेंगे। आज 7वां दिन है मेरे धरने का और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जल्द ही मुलाकात करने वाला हूं इन सब विषयों में। और भाजपा की जीरो टॉलरेंस वाली सरकार पे नीचे का भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मैं लगा हुआ हूँ। कुछ समय सीमा निर्धारित की मुख्यमंत्री जी मिलने के लिए कुछ तय किया है? कब जाऊँगा, कब मिलूँगा? इस हफ्ते में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जल्द ही मिलने वाला हूँ। क्या उच्च स्तरीय जाँच की SIT जाँच की मांग करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं SIT की जाँच की मांग करूँगा भ्रष्टाचारियों। वहीं उत्तराखंड में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के अंतिम दिन की शुरुआत योग शिविर से हुई।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में मुख्य सचिव और एसएस संधू जैसे तमाम वरिष्ठ अधिकारी गणों ने की योग। वहीं अकादमी के कालिंदी ग्राउंड में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान योग प्रशिक्षकों के द्वारा सभी को योग के विभिन्न आसन कराए गए। वहीं उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा मार्च अप्रैल 2023 में आयोजित की जाएगी। बुधवार 23 नवंबर 2022 को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की एक बैठक में इसका फैसला लिया गया। परिषद निदेशक आर.के. कुंवर की अध्यक्षता में हुई। वहीं बैठक में प्रदेश भर के मुख्य शिक्षा अधिकारी शामिल हुए थे। निदेशक आर.के. कुंवर ने बताया कि वर्ष 2023 में आयोजित होने वाली उत्तराखंड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी से शुरू होंगी और अप्रैल 2023 तक चलेंगी। फरवरी 2023 में 10वीं और 12वीं क्लास के प्रोजेक्ट एग्जाम आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की वर्ष 2023 की जो परीक्षाएं हैं वो अब प्रारंभ होंगी। प्रयोगात्मक परीक्षाएं हमारी फरवरी माह में कंप्लीट हो जाएंगी। उसके पश्चात जो लिखित परीक्षाएं हैं वो हम मार्च और अप्रैल 2 महीने में कंप्लीट करेंगे। तो इसी की हम तैयारी करने जा रहे हैं कि कितने केंद्र होंगे। सभी ज़िलों में लगभग 1333 परीक्षा केंद्र हम बनाने जा रहे हैं। अभी उसकी समीक्षा ही चल रहे हैं। सारे ज़िलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी यहाँ पे आए हैं और किस प्रकार से केंद्र का निर्धारण होगा, सुचारू रूप से परीक्षाएं किस प्रकार से संचालित होंगी, इसकी समीक्षा और इस पर डिस्कशन किया जा रहा है। कितने 10th और 12th में छात्र छात्राएं इस समय टोटल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की यदि हम देखें तो 2,59,340 छात्र छात्राएं इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। सर संख्या बड़ी है इस बार, जैसे घट रही थी लगातार संख्या, हर साल घटती थी और इस बार बड़ी है। क्या मानते हैं आप? पिछले 2-3 सालों का जो व्यवधान था, कोरोना का भी व्यवधान था कोविड के कारण, तो मुझे तो ये भी लगता है कि गांव में जो लोग वापस आए हैं उनके बच्चे, चाहे वो एलिमेंट्री लेवल पे है, वहाँ पे भी छात्रों की संख्या बढ़ी है और सेकेंडरी लेवल पे भी छात्रों की संख्या बढ़ी है। अभी इस परीक्षा का भी यदि आप देखेंगे तो इसमें लगभग 16 है। वहीं कुछ दिन पहले प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सचिवालय कूच की गई थी, जहां सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक दिया था। लेकिन कांग्रेस के कई कार्यकर्ता, जिसमें वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना भी शामिल थे, बैरिकेडिंग लांघ कर सचिवालय पहुंच गए। अब कांग्रेस के 500 कार्यकर्ताओं पर केस दाखिल किया जा चुका है, जिसे कांग्रेस द्वारा भाजपा की दमनकारी नीति बताई जा रही है। दमनकारी नीति का प्रतीक है। आपके खिलाफ जो भी सुर उठेगा या जो भी आवाज उठाएगा उसके खिलाफ आप मुकदमे कर दोगे। ये संविधान ने अधिकार दिया है विपक्ष को कि वो धरने प्रदर्शन करे, जुलूस करे, कैंडल मार्च करे, राज्यपाल महोदय के पास जाए, विधानसभा घेराव करे, सचिवालय घेराव करे। ये संवैधानिक अधिकार है हम लोगों का। ऐसे में आप कहीं ना कहीं अपने विरोध में उठने वाली हर आवाज को दबा देना चाहते हैं और तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। इस पूरे प्रकरण की मैं निंदा करती हूं जिसमें आपने हमारे साथियों पर मुकदमा दर्ज किया हुई, उसमें पुलिस प्रशासन की ओर से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर बड़ी संख्या में मुकदमे दायर किए गए हैं, जिस पर कांग्रेसियों का आरोप है कि सरकार विपक्ष का मुंह बंद करना चाहती है। किस तरह देखते हैं? देखिए, कानून अपने ढंग से अपने आप काम करता है। एक जो व्यवस्था बनाई गई है वो व्यवस्था के तहत काम किया जा रहा है और कांग्रेस के पास जब बोलने के लिए कुछ नहीं हो तो हमेशा इसी सबको बोलते हैं कि उनको जो बोलने के लिए जो है रोका जा रहा है या उनको जो है कुचला जा रहा है, इस तरह से शब्द उनके रहते हैं। लेकिन हमारी सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का किसी भी कोई दबाव नहीं, लेकिन कानून के तहत। वहीं लापता केदार भंडारी मामले में केदार भंडारी के माता पिता गांधी पार्क में गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे। उत्तरकाशी का रहने वाला केदार भंडारी लंबे समय से लापता है। हालांकि पुलिस ने कस्टडी से भागकर नदी में कूद जाने की बात कही है। केदार भंडारी के अभी तक न मिलने पर परिजनों ने पुलिस के ऊपर
गुस्सा है। वहीं देहरादून के गांधी पार्क में धरने पर बैठे केदार भंडारी के माता पिता के समर्थन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा पहुंचे और उन्होंने केदार के माता पिता को न्याय दिलाने के आश्वासन भी दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने उत्तराखंड के डीजीपी को हटाए जाने की भी मांग की और कहा कि पुलिस अब लापरवाह हो चुकी है। मिल रहा है, क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है पुलिस से? क्यों ऐसा हो रहा है कि जो भी आपको धरने पे बैठना पड़ा? इसमें कोई आश्वासन नहीं मिल रहा, सारे ये दबाने के चक्कर में दीपापोती कर रहे हैं। मतलब इतने दिनों से सीएम से भी बात हुई आपकी? तो 3 महीने 2 दिन हो गए, अभी तक कुछ नहीं। केदार भंडारी को लेकर धरने पे बैठे हैं, क्या कुछ? मैं जैसे ही पीसीसी पहुंचा मुझे पता चला केदार भंडारी के माता पिता यहाँ बैठे हैं गांधी जी की मूर्ति के नीचे न्याय के लिए और पुलिस उनको तंग कर रही है, यहाँ से उठाने की कोशिश करी। तो मैं दौड़ा आया और मेरे साथ जितने लोग पीसीसी में थे हम सब यहाँ आए और हम लोगों ने समर्थन देने की बात कही और पुलिस को कहा कि आप इतनी तत्परता अगर उसको ढूंढने में लगाते, इतनी तत्परता अंकिता केस में लगाते तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। आप चाहते कि मीडिया की नजर ना पड़े, पब्लिक की नजर ना पड़े उनके माँ बाप पे, क्यों केस को दबाना चाह रहे हो? कब तक आखिर अंकिता भंडारी, केदार जैसे लोग मरते रहेंगे? गाँव से आने वाले लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? कितने दिन से मैं कह रहा हूँ इसका इस्तीफा मांगिए इस डीजीपी का। यूपी की पुलिस आके आतंकवादी पकड़ी, यूपी की पुलिस गोलीबारी करे, देश प्रमुख की पत्नी मर रही है। अंकिता भंडारी केस में जो है सारे सबूत हटा दिए गए, डोजर चल गया, दोबारा आग लग गई। केदार भंडारी को बिना एफआईआर के कस्टडी में ले लिया, उसको प्रताड़ित किया, मारा, क्या क्या कुछ पता नहीं है आज तक। नहीं, माँ बाप को ये पता नहीं अंत्येष्टि करनी है कि हमने क्या करनी है, जीवित है हम उसकी सेवा करके उसको ठीक करें। आखिर इस राज्य में हो क्या रहा? कानून व्यवस्था चौपट है। जो नई रिपोर्ट आई है 2021 की, उसमें 4331 महिलाओं के संग ज्यादती की बात कही गई है, केसेस दर्ज हुए हैं। और उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया, जो बड़ा आपत्तिजनक है, कि प्रत्येक दिन उत्तराखंड में एक महिला के संग जो है बलात्कार हो रहा है। ये चिंता के विषय है। डीजीपी को तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री जी को हटाना चाहिए और किसी योग्य आदमी को लाके यहाँ की कमान सौंपनी चाहिए ताकि कानून व्यवस्था ढर्रे पे आ सके, दुरुस्त हो सके, अंकिता को बचाया जा सके, केदार जैसे केस उसको ना होने दिया जाए। तो इसके लिए जरूरी है सबसे पहले पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी को यहाँ से हटाएं, जिसने अंकिता भंडारी के पिताजी और अपने कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड ही नहीं किया, उसने सार्वजनिक। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चकराता से विधायक प्रीतम सिंह समेत करीब 400 से 500 अन्य कांग्रेसियों के खिलाफ डलवानवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि कांग्रेस जनों ने चकराता विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सोमवार को सचिवालय कूच किया था। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए समूचे इंतजाम किए थे। इसके बावजूद भी कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग लागने में कामयाब हो गए और सचिवालय गेट तक पहुंच गए, जिसके बाद करीब 500 कांग्रेसियों पर केस दर्ज किया गया है। दमनकारी सरकार है और फासिस्टवादी लोगों की जब सरकारें आती हैं वो इसी तरीके के काम करते हैं। क्या गलत कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता? जब अंकिता भंडारी केस में सबूतों को मिटाया जा रहा है, फॉरेंसिक जांच के लिए एक भी तथ्य नहीं जुटाया गया, ये खुद पुलिस ने माना है। चार्जशीट पुलिस दर्ज नहीं कर पाई। केदार भंडारी की अभी तक बॉडी नहीं मिली, उसको पुलिस अभिरक्षा से बच्चा गायब हुआ है। जिस प्रदेश में SSSC का घोटाला हो रहा है, जिस प्रदेश में विधानसभा का भर्ती घोटाला हो रहा है, उसमें अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता जांच की मांग करता है, कार्रवाई की मांग करता है, तो कहाँ दिक्कत है? लेकिन हठधर्मिता है, उनको मिलने का मौका नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री को उनको आमंत्रित करना चाहिए था और उनसे वार्ता करनी चाहिए थी, कार्रवाई करने का आश्वासन देना चाहिए था। जब नहीं दिया गया तब कांग्रेस के कार्यकर्ता सचिवालय में घुसने की कोशिश की और ये बिल्कुल लोकतंत्र के विरुद्ध है। और अगर करना ही था तो आतंकवादियों को क्यों नहीं पकड़ा? यूपी की पुलिस आके पकड़ रही है। उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जिनके गोलाबारी में एक देश प्रमुख का पति मर गया? अंकिता भंडारी केस में जिन्होंने डोजर चलवा के पूरे सबूत मिटाए, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई उनके ऊपर हो रही जो मामलों को उठा रहे हैं। सरकार इस तरीके से दमन करके कांग्रेस का मुंह बंद नहीं कर सकती, ना ही कांग्रेस के कार्यकर्ता का मनोबल तोड़ सकती है। कांग्रेस का कार्यकर्ता इससे भी बड़े आंदोलन और इससे भी बड़े जो है प्रदर्शन करेगी और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को जनता की। वहीं कुछ दिन पहले प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिवालय कूच किया था, जहां सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगा दिया गया था। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया था, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता
कार्यकर्ता जिसमें वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना भी शामिल थे, बैरिकेडिंग लाकर सचिवालय पहुंच गए। अब कांग्रेस के 500 कार्यकर्ताओं में केस दाखिल कर दिया जा चुका है, जिसे कांग्रेस द्वारा बीजेपी की दमनकारी नीति बताई जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बताया कि संविधान विपक्ष को यह अधिकार दिया है कि वह आंदोलन के माध्यम से अपने विचार प्रकट कर सकता है, लेकिन यदि बीजेपी के खिलाफ कोई विचार रखता है तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। दमनकारी नीति का प्रतीक है। आपके खिलाफ जो भी सुर उठेगा या जो भी आवाज उठाएगा उसके खिलाफ आप मुकदमे कर दोगे। ये संविधान ने अधिकार दिया है विपक्ष को कि वो धरने प्रदर्शन करे, जुलूस करे, कैंडल मार्च करे, राज्यपाल महोदय के पास जाए, विधानसभा घेराव करे, सचिवालय घेराव करे। ये संवैधानिक अधिकार है हम लोगों का। ऐसे में आप कहीं ना कहीं अपने विरोध में उठने वाली हर आवाज को दबा देना चाहते हैं और तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। इस पूरे प्रकरण की मैं निंदा करती हूं जिसमें आपने। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक की आवाज पर बिठौरियों में नवनियुक्त प्रदेश के महामंत्री आदित्य कोठारी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष आनंद सिंह दरमवाल का भी मौजूद रहे। इस दौरान मनोज पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री, जिला अध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को संयुक्त प्रयासों से संगठन को और अधिक मजबूत होगा। साथ ही सरकार की कार्य योजना को भी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है, इसलिए अभी कार्यकर्ताओं को सराहना किया जाना भी आवश्यक है। आज मेरे आवास एकपर्णिका बिठौरिया में प्रदेश के यशस्वी महामंत्री श्रीमान आदित्य कोठारी जी, नैनीताल जिले के जिलाध्यक्ष श्रीमान प्रताप जी, प्रदेश के प्रवक्ता प्रकाश जी, हेमंत जी और मीडिया के प्रभारी श्रीमान चंदन जी सहित हमारे जिले पंचायत की सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती बेला तोलिया जी, आनंद दरमवाल जी, सबका आगमन हुआ और बिठौरिया क्षेत्र के लोगों को उनका नवनियुक्ति पर स्वागत करने का एक अवसर मिला। हमारे बूथ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बूथ के सम्मानित अध्यक्ष हैं, जिले के हमारे पूर्व के कार्यकर्ता एवं शक्ति केंद्र के संयोजक, हम सब ने मिलकर के उनका स्वागत किया और साथ ही यह संकल्प लिया कि भारतीय जनता पार्टी को जन जन तक पहुंचाने में आगामी आने वाली लोकसभा के 2024 में हम मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम पुनः फहराने के लिए। वहीं देहरादून में दर्जनों निवेशकों और उद्योगपतियों के ठिकानों पर आयकर के छापे पड़े। आपको बता दें कि दिल्ली से आई आयकर अफसरों की कई टीमों ने छापेमारी की, जिसके बाद उद्योगपतियों में हड़कंप मच गया। वहीं उत्तराखंड में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के पदभार का ग्रहण आयोजन संपन्न हो गया है, जिसमें सेवा दल की हेमा पुरोहित ने प्रदेश अध्यक्ष के पदभार ग्रहण किया। वहीं इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कई नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी बीच हेमा पुरोहित ने मीडिया से बताया कि प्रदेश में जितने भी ज्वलंत मसले हैं, उनको लेकर सेवा दल सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध करेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तो प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की कमेटी भंग है। मेरा ये प्राथमिकता रहेगी, सबसे पहले जिलाध्यक्षों का वो करें, चयन करें, उसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी बूथ स्तर तक हम अपने 5 सदस्य कांग्रेस सेवा दल के मेन कांग्रेस के अलावा वो हम गठित कर दें, ताकि आने वाले भी आज मेरा पार्लियामेंट का समारोह है। तो मैं समझती हूँ कि हम लोग कांग्रेस की नीति को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे और कांग्रेस सेवा दल उसी मजबूती से काम करेगा जैसे उसने आज़ादी के टाइम पे किया था। जैसे हम पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि जो उत्तराखंड भ्रष्टाचार से व्याप्त हो गया है
भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बने। और आप देख रहे हैं जैसे अंकिता हत्याकांड, केदार भंडारी, किरण, ये लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं और उत्तराखंड सरकार मौन है। उनका मौन रहना मौन स्वीकृति है इन भ्रष्टाचारों को बढ़ावा देने के लिए। इन सबसे हमारी लड़ाई रहेगी और कांग्रेस की रीति को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ादी दिलाई और इस देश को एक सुरक्षित माहौल देने का जो उन्होंने प्रण लिया था, उनकी जो शहादत को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, बदनाम नहीं होने देंगे और एक अच्छे से माहौल को हम यहाँ पर करेंगे जिससे कि ताकि आम जन। फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।